हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है जो कि आपका यूपी कांस्टेबल के लिए है। तो चलिए बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19। देखिए पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 20 है तथा अंतर 2 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्या हम मान लेते हैं x और y, ठीक है। उनका योग दे रखा है कितना, उनका योग दे रखा है 20 और उनका अंतर दे रखा है कितना 2, ठीक है। जब इस तरह का समीकरण हो तो पहली संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो पहली संख्या जो निकालते हैं वो दोनों का योग करके आधा कर दीजिए। यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दोनों का योग यानी कि 22 का आधा 11। और y की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो y की वैल्यू होती है दोनों का अंतर करके आधा कर दीजिए। तो y की वैल्यू क्या होगी, दोनों का अंतर 20 और 2 का अंतर कितना होगा 18, 18 का अंतर आधा करेंगे कितना आएगा 9। तो y की वैल्यू मिल जाएगी 9 और x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 11। पूछा क्या, दोनों के वर्गों का योग पूछा, ठीक है। देखिए ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है आपको, लेकिन आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। जब आपको इस तरह का समीकरण आता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि x की वैल्यू निकालने की दोनों को जोड़ कर अदा कर दीजिए और y की वैल्यू निकालने की दोनों का अंतर करके अदा कर दीजिए। नहीं तो आप इसको बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हो। जब इसको जोड़ देंगे तो 22 से 22 खत्म हो जाएगा, 2x की वैल्यू 22 हो जाएगी और x की वैल्यू 22/2 यानी कि 11 हो जाएगी। अंतर कर देंगे तो 2y की वैल्यू 18 आ जाएगी, तो y की वैल्यू यहाँ से आपको 9 मिल जाएगी। ये आपका बेसिक तरीका भी होगा निकालने का, और डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया। पूछा क्या आपसे, वर्गों का योग पूछा। वर्गों का योग कैसे निकालोगे, x की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू 9 है, यानी x² प्लस के y² निकालना है। देखिए x की वैल्यू कितनी है 11 है, 11 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। 11 का वर्ग कितना होता है 121, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 प्लस 121 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 202। 202 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस नली को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। नली कैसी दे रखी है आपको, बेलनाकार दे रखी है, ठीक है। नली है आपकी बेलनाकार जो कि खोखली भी है, खोखली नली है, तो इस तरीके से बनेगी आपकी। इसका आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास कितना है, तो आंतरिक व्यास है, सॉरी बाहरी व्यास दे रखा है 8, आंतरिक व्यास दे रखा है 6। आंतरिक व्यास 6 है तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 का आधा 3, और बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 8 का आधा 4। बाहरी त्रिज्या 4 हो गई, आंतरिक त्रिज्या 3 होगी। बाहरी त्रिज्या को आप कैपिटल आर से दर्शाइए जो कि 4 है, और आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर से 3, ठीक है। पूछा क्या, इसका आयतन पूछा, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, तो इसकी लंबाई दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर। हम चाहिए क्या, इसका आयतन चाहिए, इसमें लगे लोहे का आयतन। तो लोहे का आयतन क्या होता है, खोखली बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है V बराबर पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। ये होता है खोखले बेलन का आयतन। चूँकि बेलन क्या है, खोखला है, तो इसका आयतन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू दे रखी है आपको 22/7, कैपिटल आर कितना है 4, 4 का वर्ग माइनस के 3 का वर्ग गुणा एच कितना है 20। सॉल्व करिए इसको आगे, देखिए 22/7, 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग 9 गुणा 20, तो जगह 22/7 गुणा 7 गुणा 20, ठीक है। 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44 यानी कि 440 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या होगा, इसका आयतन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है, 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय की जाती है, और 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय की जाती है, तो 15 मिनट में तय की गई जाने वाली दूरी बताइए। देखिए पहले मिनट में कितना तय करता है, पहले मिनट में करता है 50 मीटर, अगले मिनट में करता है 130 मीटर, फिर अगले मिनट में करता है दूसरे मिनट में करता है 90 मीटर, अगले मिनट में करता है 130 मीटर, ठीक है। इस तरह से वो दूरी तय करता है। पहला है, ये पहला मिनट है, ये दूसरा है, ये तीसरा मिनट है। यानी हर मिनट को कितना दूरी एक्स्ट्रा तय करता है, तो आप कहेंगे 40 मीटर। हर मिनट कितना तय करता है 40 मीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करता है, ठीक है। क्लियर, आगे भी 40 अधिक तय करेगा, यानी कि हो जाएगा 170। कुल मिलाकर आपसे पूछा 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी बताइए। तो ये आपकी एक तरह समांतर श्रेणी बन गई, जिसमें पहला पद आपका 50 है, फिर 90 है, फिर 130 है, फिर 170 है। तो आपको 15वां पद निकालना है, 15वां पद आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो T15
T15। समांतर श्रेणी के n मान पद निकालने का तरीका क्या होता है? समांतर श्रेणी का n मान पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या होता है? सार बनता है, यानी कि दो पदों के बीच का अंतर, जो कि आपको यहाँ पर 40 दे रखा है। ये क्या होता है? पहला पद। ठीक है, n कितना है यहाँ पे? 15 है, जरूर रख दीजिए। ए है आपका 50, n कितना है? 15। 15 में से 1 हटा देंगे, 14 बचेगा, गुणा डी कितना है? 40 है। सॉल्व कर लीजिए, 50 प्लस 14 बचेगा, 14 चौका 56, 560। 560 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 610। तो T15 में कितना होगा? यानी कि 15 मिनट में कितनी दूरी चलेगा वो चलेगा आपका 610 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को ए और बी को एक साथ खोल दिया जाए तो और उसके 2 घंटे बाद को ए को बंद कर दिया जाए, तो दूसरा नल उस टंकी को कितने घंटे में भर देगा? देखिए, 2 नल हैं ए और बी। ए भरता है 8 घंटे में और बी भरता है 6 घंटे में। कुल मिला के हम टंकी की क्षमता निकाल सकते हैं दोनों का एलसीएम, यानी कि 24 यूनिट टंकी की क्षमता है। इसको ए 8 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा होगा, 24/8 और 24/6 करेंगे तो 4 यूनिट भरेगा बी, यानी बी 1 घंटे में भरेगा 4 यूनिट। कुल मिला के दोनों ए और बी मिलके 1 घंटे में कितना भर देंगे? 4 और 3 7 यूनिट भर देंगे। 1 घंटे में भर देंगे 7 यूनिट। लेकिन दोनों को कितने घंटे के लिए खोला गया है लगातार? तो 2 घंटे के लिए खोला गया है। 1 घंटे में 7 यूनिट भरते हैं तो 2 घंटे में कितना भर देंगे? 7 गुणा 2 यानी कि 14 यूनिट। 14 यूनिट उन्होंने टंकी भर दी। 2 घंटे के बाद में क्या है? ए को बंद कर दिया। अब शेष टंकी को कौन भरेगा? 14 यूनिट तो भर चुका है। टोटल टंकी की क्षमता थी 24 यूनिट, जिसमें से 14 यूनिट भर चुका है। बचा कितना? 10 यूनिट टंकी बची है भरने के लिए। इसको कौन भरेगा? बी भरेगा, क्योंकि ए तो आपका बंद हो गया। और बी 1 घंटे में कितना भरता है? 4 यूनिट भरता है। तो 10 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? तो बी को समय कितना लगेगा? तो 10/4। तो भरना कितना है? 10 और 1 घंटे में भरता है 4 यूनिट। 10/4 यानी कि 2.5 घंटे। 10/4 का मतलब कितना हो गया? 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5/2 का मतलब 2 सही 1/2 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। बचत कितनी है उनकी? 4:1 के अनुपात में। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक जो बचत है वो कितनी है? 5000 है, तो बी की मासिक आय बताइए। देखिए उनकी जो बचत का अनुपात है वो कितना है? 4:1 के अनुपात में। यानी उनकी कुल अनुपातिक बचत कितनी हो जाएगी? 4 और 1 5 यूनिट। 5 यूनिट की आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी है कितनी? 5000। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। 1 की वैल्यू 1000 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4000। 4 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 4000। ठीक है, यानी कि ए की बचत कितनी है? 4000 और बी की बचत कितनी है? तो 1000 है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आगे। अब ए और बी की बात हो रही है। ए की जो आय है वो किस अनुपात में? 2:1 के अनुपात में। व्यय किस अनुपात में? 5:3 के अनुपात में। ए की बचत कितनी है? ए की बचत है 4000 और बी की बचत कितनी है? 1000। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए क्या करना है इसमें? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 दूनी 6, 5 एकम 5। इन दोनों के जो गुणनफल का अंतर होगा वो किसके बराबर होगा? इन दोनों के गुणनफल के अंतर के बराबर। 4 तिया 12000 माइनस के 5 एकम 5000। 6 माइनस के 5 यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 7000 के बराबर होगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 7000 के बराबर होगी। एक क्या था? पूछा क्या था? बी की मासिक आय, और बी की मासिक आय कितनी थी? 1 यूनिट ही थी। एक की वैल्यू कितनी आई? 7000। तो बी की जो मासिक आय कितनी होगी? 7000। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखिएगा। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े पर चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर कितना है? तो 244 है। देखिए बात हो रही है 1.5 वर्ष की, बात हो रही है अर्धवार्षिक की। अर्धवार्षिक में क्या कंडीशन में क्या होता है? अर्धवार्षिक के केस में होता है कि समय होता है वो आपका डबल हो जाता है। 1.5 का डबल करेंगे तो 3 साल हो जाएगा। और दर क्या हो जाती है? आपकी आधी हो जाती है। दर कितनी होगी आपकी? 5%। 10 का आधा 5%, यानी समय डबल हो जाता है, दर आपकी आधी हो जाती है। तो 3 साल के लिए 5% दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 244। पूछा गया आपको धनराशि पूछिए, तो आपको फॉर्मूला पता ही था। फॉर्मूला क्या होता है? अंतर बराबर यानी डिफरेंस बराबर होता है P × R/100⁻² × 300 प्लस के R/100। ये फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का। अब आपको इसमें से वैल्यू रखनी है और आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए
डिफरेंस दे रखा है कितना 244, ठीक है, डिफरेंस है आपका 244। पी हमें निकालना है, आर दे रखा है हमको 5%, तो 5/100 की पावर 2 गुणा 300 प्लस के 5/100। इसको सॉल्व करके हम यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 से कटेगा 1 बार, 5 से कटेगा 20 बार, तो ये हो जाएगा वो पी गुणा 1/20 का बार कितना हो जाएगा 400 गुणा 300 प्लस 5, 305 हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। इधर आपका 244 है, ठीक है। देखिए 61 से कटेगा ये आपका 5 बार, 61 से कटेगा आपका 4 बार, ठीक है, और 5 से आपका कट जाएगा आपका ये 20 बार, क्लियर। तो इधर आएगा पी की, इधर तो आपका पी बचेगा ऊपर, इधर आपका क्या बचेगा 4 गुणा 400 गुणा 20, ठीक है। तो ये जाएगा 4 4 16 दूनी 32, 32 पर 3 जीरो आ जाएंगे। जब मूलधन होगा वो कितना होगा 32,000 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखिए ये भिन्न दे रखी है, इनका लघुत्तम समावर्तक बताना है। भिन्न का लासा का फॉर्मूला क्या होता है, भिन्न का लासा होता है, भिन्न का एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंश का एलसीएम, अंश का लासा बटे में हर का मासा, हर का मासा, ये फॉर्मूला होता है। अंश का लासा बटे में हर का मासा। अंश क्या है आपका यहाँ पे, तो अंश है आपका 2 4 5 7, अंश है आपका 2 4 5 7, इनका क्या चाहिए आपको लासा चाहिए। और हर क्या है, हर है आपका 3 6 9 12, इनका क्या चाहिए मासा चाहिए। तो आपको पता है 2 4 5 7, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपको 140, कितना आएगा 5 7 35, 35 4 140, 140, और 3 6 9 12 का मासा पर कितना आएगा, तो इनका मासा आ जाएगा 3। तो इस पूरे का जो लासा बनेगा वो कितना बनेगा 140/3, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1,50,000 मूल्य का एक मकान एक्स द्वारा बाई को 5% लाभ पर बेचा गया। बाई उस मकान को वापस एक्स को 2% हानि पर बेच देता है। तो पूरे सौदे में उसकी स्थिति क्या है, किसकी पूछिए, एक्स की स्थिति पूछिए, यानी एक्स को कितने का लाभ या हानि हो रही है। देखिए एक्स ने कितने खरीदा था, एक्स ने खरीदा था 1,50,000, बाई को बेच दिया 5% के लाभ पर। तो बाई को कितने बेचा हुआ, तो 1,50,000 का यदि हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये आएगा आपका 7,500, यानी उससे 7,500 के लाभ पे बेच दिया किसको, बाई को। बाई को जो पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा, बाई को पड़ेगा 1,57,500 का, ठीक है। 7,500 के लाभ पे बेच दिया, यानी कि बाई को जो पड़ेगा वो 1,57,500 का पड़ेगा। अब बाई क्या कर रहा है, बाई ने बेच दिया एक्स को दोबारा 2% के आने पर, 1,57,000 का यदि हम 2% निकालेंगे तो ये बैठेगा आपका 3,150, यानी कि बाई ने 3,150 के लॉस पर एक्स को बेच दिया। तो एक्स को अभी कितने में पड़ेगा, तो 1,57,500 में से 3150 घटा देंगे तो ये बचेगा 1,54,050 का, ठीक है, 1,54,350 का, यानी एक्स को कितने में पड़ा, एक्स को पड़ा 1,54,350 का, क्लियर। एक्स ने खरीदा कितने का था, 1.5 लाख का खरीदा था, एक्स ने दोबारा कितने में खरीदा 1,54,350 का, यानी कितने का लॉस हुआ इसको, इसको लॉस हुआ 4,350 का, इसको लॉस हुआ एक्स को 1.5 लाख के कंपेयर में, लेकिन पहले इसको लाभ भी तो हो रहा था कितने का 7,500 का। तो ओवरऑल क्या हुआ इस एक्स को, तो 7,500 का पहले लाभ हुआ, फिर 4,350 का इसको घाटा हो गया। तो कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के इसको लाभ कितने का हुआ, तो ये लाभ हो जाएगा आपका 3,150 का। 3,150 का क्या हुआ, एक्स को अभी भी क्या होगा लाभ होगा, एक्स को जो लाभ होगा 3,150 का अभी भी हुआ, पहले 7,500 का लाभ हो रहा था, फिर दूसरे सौदे में उसको 4,350 का घाटा हो गया, ठीक है। तो घाटे 7,500 में से घाटा घटा दीजिए, 3,150 का उसका लाभ हो जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और बाई ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 35 अंक अधिक लेके आता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज बताइए कितनी होगी। देखिए एक्स कितना लाता है, एक्स लाता है 30%, ठीक है, और कितने नंबर से फेल हो जाता है, 15 नंबर से फेल हो जाता है, यानी उसको यदि 15 नंबर और आ जाते हैं उसके तो पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। ऐसे ही बाई कितने % नंबर लाता है, 40% नंबर लाता है, और वो कितने नंबर अधिक लाता है, उत्तीर्ण अंक से 35 नंबर अधिक लाता है, यानी वो 35 नंबर कम लाता जितने नंबर लाया उतने से, तो वो भी पास हो जाता, वो भी क्या होता है पास होता। दोनों ही क्या है आपके पासिंग मार्क्स के बराबर है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 30% इधर है, इधर 40% है, 30% इधर ले जाएंगे, इधर कितना बचेगा 10% बचेगा,
40 में से 30 घट जाएगा, 10% बचेगा, और माइनस के 35 इधर आएगा तो प्लस का 35 हो जाएगा, 35 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इन 10% की वैल्यू कितनी है, 50 के बराबर है। 10% की वैल्यू 50 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 500 के बराबर हो जाएगी। 100% क्या होता है, अपने आप में पूर्णांक होता है। 100% अपने आप में पूर्णांक होता है। अब आपसे पूछा है कि जो पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले को कितने नंबर मिले थे, तो 500 का 30% मिले थे, कितना मिला था, 30% प्लस 15 नंबर। देखिए यानी जो उत्तीर्णांक होंगे वो कितने होंगे, 500 का 30% तो उसे लाना ही पड़ेगा पहले वाले को, एक्स को है ना, और जो 15 नंबर एक्स्ट्रा लाएगा तब जाके वो पास हो जाएगा। कुल मिला के वो कितने नंबर पर पास हो रहा है, तो 150 प्लस के 15, यानी कि वो 165 नंबर पे जाके क्या हो रहा है, पास हो रहा है। 165 नंबर पे जाके क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो कितने परसेंट नंबर चाहिए उस पास होने के लिए, 165 नंबर चाहिए, कितने में से, 500 में से कितने परसेंट बनेगा, तो आप कहेंगे ये बनेगा 33%। कितना बनेगा, 33%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखिए पाई चार्ट दे रखा है और आपको भवन निर्माण में जो कीमत आई है, मदा आई है, जो व्यय हुआ है उसको दे रखा है। ठीक है, इमारती लकड़ी, मजदूरी, पर्यवेक्षण, लोहा और सीमेंट। पूछा है क्या क्वेश्चन में पूछा है कि यदि भवन निर्माण पर आई कुल लागत कितनी है, 15 लाख है। ठीक है, 15 लाख है, तो मजदूरी पर कितनी की धनराशि खर्च हुई है। कुल लागत 15 लाख है, मजदूरी पे कितना है, ये पूरा जो सर्कल है वो कुल लागत को दिखा रहा है। मजदूरी पर आपसे पूछा, मजदूरी कितनी है, 90 डिग्री। आपको पता है जो पूरा सर्कल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री क्या है, मजदूरी, यानी इसका जो कुल सर्कल है उसका ये 1/4 है। मजदूरी क्या है, पूरे का 1/4 है, तो खर्चा भी क्या होगा, पूरे का 1/4। 15 लाख का 1/4 कर दीजिए, जो कि वो कितना हो जाएगा, 3,75,000 डबल, 3,75,000। ठीक है, जो 90 डिग्री है वो पूरे सर्कल का 1/4 है, तो जो खर्चा होगा वो भी क्या होगा, पूरे का 1/4 ही होगा, जो कि 3,75,000 के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 0.001 है तो संख्या बताइए। मान लीजिए कोई संख्या हमारी x है, x का वर्गमूल का कितना, 1/3 0.001 के बराबर है। इनका गुणा करते हैं इधर, तो कितना हो जाएगा, √x की जो वैल्यू होगी वो 0.003 हो जाएगी। x निकालना है तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, तो इधर तो x बचेगा, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 0.00009, कितना आएगा, 0.0009 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दे नहीं रखा कहीं भी। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो वो आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। 12 में क्वेश्चन में बोला है 3 की पावर 26 गुणा 11 की पावर 42 गुणा 7 की पावर 35 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए 3 की पावर 26 है, तो इसमें इकाई कैसे निकालेंगे, तो जो घात दे रखे होते हैं उसमें हम 4 से भाग करते हैं। 26 में 4 से भाग करेंगे, कितना शेषफल आएगा, आप कहेंगे 2 शेषफल आएगा। ठीक है, 42 में 4 से भाग करेंगे, कितना शेषफल आएगा, तो आप कहेंगे 2 शेषफल आएगा। और 35 में 4 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, तो ये आपका 3 शेषफल आएगा। ठीक है, जो शेषफल आया उसको फिर घातों के रूप में लिखते हैं। 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 11 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणा, और 7 की पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 11 की पावर 2 करेंगे 121 आएगा, और 7 की पावर 3 करेंगे तो ये आएगा 343। ठीक है, अब इनका इकाई निकाल लीजिए। यहाँ से कहेंगे 9 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा आपको 3। तो 9 3 एकम 3 या 3 एम 27। 27 में इकाई कितना है, तो 7 है, तो इस पूरे का इकाई कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। अंकित मूल्य जितना है उतने पर 10% की छूट देता है। यदि वह उसे 900 में प्राप्त हुई है, यदि वह वस्तु उसे 900 में प्राप्त हुई है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो। अंकित मूल्य हमें निकालना है। देखिए मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, एक CP/MP बराबर 100 माइनस की छूट परसेंटेज बटे में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, CP का एक क्रय मूल्य है, MP के अंकित मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, 900 दे रखा है। अंकित मूल्य आपको चाहिए, डिस्काउंट दे रखा है 10% का, तो 100 माइनस के 10 कितना हो जाएगा, 90। और लाभ भी कितना चाहिए आपको, 10% का, तो 100 प्लस 10 हो जाएगा 110। ठीक है,
90 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 900, तो 110 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1100 हो जाएगी। 90 का 10 गुना है, 110 का 10 गुना 1100 हो जाएगी। ठीक है, तो MP कितना हो जाएगा आपका? 1100। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 1750 की एक धनराशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% दर से साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना है? ये देखिए 1750 को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग मान लेते, पहला भाग P1 है, दूसरा भाग आपका P2 है। तो पहले भाग पे जो ब्याज मिल रहा है कितने परसेंट की दर से? 8% दर से, और दूसरे पे जो ब्याज मिल रहा है वो 6% दर से है। दोनों पे जो मिला ब्याज है वो कितना होगा? समान है, तो 100 से 100 काटता, और P से 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 3 बार। P गुणा 4, P1 गुणा 4 बराबर P2 गुणा 3। तो यहाँ से P1 और P2 का रेशियो निकाल लीजिए, 3/4। P1 P2 क्या है? 1750 के दो हिस्से हैं, यानी इनका जो अनुपातिक योग होगा वो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 7 यूनिट। जो 7 यूनिट है वो एक्चुअल में कितने के बराबर है? 1750 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 का भाग कर देंगे तो 250 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 250 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 750। यानी पहला जो हिस्सा है वो कितना है? 750 है। पहले हिस्से पे कितने परसेंट की दर से ब्याज मिल रहा है? 8% दर से ब्याज मिल रहा है। ब्याज कितना मिलेगा? तो 750 पर 8% की दर से कितना ब्याज मिल जाएगा? देखिए 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से 2 बार, 30 दूनी 60। कितना ब्याज मिल जाएगा? तो 60 रुपये ब्याज मिल जाएगा। पहले भाग पे 60% ब्याज 60 रुपये ब्याज मिल जाएगा। चूँकि दोनों पे ब्याज समान मिल रहा है, दूसरे भाग पे भी कितना मिलेगा? 60 रुपये ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। आने वाले व्यक्ति का भार कितना है? देखिए भार में जब कमी या वृद्धि हो रही हो तो क्या कैसे आपको सोचना है? तो देखिए जो आने वाला व्यक्ति है वो उतना ही वजन लेके आता है जितना कि वो जाने वाला व्यक्ति है, तो पूरे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जितना वो लेके गया है उतना ही वो लेके आ रहा है दूसरा व्यक्ति, तो पूरे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि जाने वाला व्यक्ति और आने वाले व्यक्ति, यानी जो आने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा वजन लेके आ रहा है, तो पूरे औसत पर क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। और जाने वाले व्यक्ति की तुलना में आने वाला व्यक्ति यदि कम वजन लेके आ रहा है तो पूरे औसत में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यानी जो जाने वाला व्यक्ति है वो 50 किलोग्राम का ही होता, ठीक है, तो पूरे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आने वाला व्यक्ति है वो 50 किलोग्राम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा वजन लेके आ रहा है, जिसकी वजह से औसत में कितनी वृद्धि हो गई है? 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो कितना वजन एक्स्ट्रा लेके आ रहा है? तो जो आने वाला व्यक्ति है, नया व्यक्ति, उसको 50 किलोग्राम तो लाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कितना और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, जिससे कि 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आ रहा है कितने लोगों पर? 8 व्यक्तियों पर। यानी जो 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा पड़ रहा है वो कितने व्यक्तियों में पड़ रहा है? 8 किलोग्राम पे 8 व्यक्तियों में पड़ रहा है। यानी वो कितना एक्स्ट्रा लेके आए? तो 8 दूनी 16 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आए। 50 तो उसे लाना ही था, प्लस 16 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आए। कुल मिला के वो कितने किलोग्राम वजन का लेके आए हैं? तो 68 किलोग्राम, 50 और 16 कितना होता है? 66 होता है। 66 किलोग्राम वजन लेके आए हैं। 50 उसे लाना था, जितना लेके गया उतना ही उसे लेके आना है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन औसत में वृद्धि हुई है, इसका मतलब एक्स्ट्रा वजन लेके आए। कितना एक्स्ट्रा लेके आए? तो 2 किलोग्राम वृद्धि प्रत्येक पे हो रही है, तो 8 व्यक्तियों की कितनी वृद्धि होगी? 16 किलोग्राम की वृद्धि होगी। तो 50 उसे लाना है, 16 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, कुल मिला के 66 किलोग्राम का वो आया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन देखिए, एक साझेदारी वाले व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ए की 3/2 गुनी है। 8 महीनों के बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 वापस ले लिया, और 10 महीनों के बाद में ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। तदनुसार वर्ष के अंत में यदि 53,000 का लाभ होता है तो ए का हिस्सा बताइए। 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ये कह रहा है कि बी की पूंजी ए की 3/2 है। बी की पूंजी ए की 3/2 है, यानी बी यदि 2x लगाता है राशि को तो बी की पूंजी कितनी होगी? 3x होगी। ठीक है, कि जो बी की जो पूंजी है वो ए की 3/2 गुनी है। ठीक है, यानी बी यदि 2 लगाता है तो यदि ए जब 2 लगाता है तो बी कितना लगाएगा? 3 लगाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 8 महीने के बाद में बी ने अपनी पूंजी का 1/2 वापस ले लिया। इसका मतलब जो बी है, बी ने जो 3x राशि है वो कितने महीने तक लगाई होगी? 8 महीने तक तो लगाई होगी। इसके बाद में उसने 1/2 वापस ले लिया। इसका मतलब कितना भाग और बचा? तो 3x का आधा हिस्सा और बचा, जो कितने महीने के लगेगा? तो वो लगेगा बाकी के महीने के लिए। बाकी कितने महीने बचे? 1 साल की बात हो रही है, तो 8 महीने तक तो लग चुका 3x राशि 8 महीने तक लग चुकी। बाकी जो आधी राशि बची है, आधा निकाल लिया, आधा रह गया, तो 3x का आधा रह गया, वो कितने महीने के लगेगा? तो 4 महीने के लगेगा। ठीक है,
अब ए ने क्या किया है, ए ने 10 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी 1/4 वापस ले लिया। तो ए ने जो 2x राशि थी कितने महीने की लगाई होगी, 10 महीने की लगाई होगी। इसके बाद 1/4 वापस ले लिया, इसका मतलब 3/4 उसके बाद अभी भी बचा हुआ है। यानी जो राशि आपकी पहले लगी हुई थी उसका 3/4 अभी भी उसके बाद लगा हुआ है। ठीक है, 1/4 ही तो वापस लिया है, 3/4 बचा, तो 3/4 उसने अभी भी लगाया हुआ है। कितने महीने का लगा हुआ है, तो कितना महीने और बचा, 10 महीने तक लग चुका, 2 महीने और आपके बचे 12 महीने के लिए। यानी पूरी साल में कितने महीने बचे, 2 महीने। यानी ये इस तरीके से इतना लगाया, ए ने इतना राशि लगाई है पूरी साल में और बी ने इतनी राशि लगाई है पूरी साल में। इनका अनुपात निकाल सकते हो आप। देखिए 2 से 2 बार कटेगा और 2 से ये 2 खत्म, 10 दूनी 20x प्लस के 3x, इधर बचेगा आपका 2 से कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6x और 8 दिया 24x, 24x प्लस के 6x, ये हो जाएगा आपका 23x, ये हो जाएगा आपका 30x। कुल मिला के जो इनका लाभ है वो 23 और 30 के अनुपात में बटेगा। यानी कुल राशि कितनी हो जाएगी आपकी, अनुपात निकालना चाहोगे तो अनुपात में x खत्म हो जाएगा, 23 और 30। इनका जो अनुपातिक योग बैठेगा वो 23 और 30 53 यूनिट बैठेगा, जो कि आपको एक्चुअल में देख कितना रखा है, जो देखा आपको 53,000 के बराबर, 53 यूनिट 53,000 के बराबर है। किसका हिस्सा पूछा, एक का हिस्सा, एक का हिस्सा कितना है 23 यूनिट, तो 23 यूनिट कितने के बराबर होंगे, 53 यूनिट 53,000 के बराबर है, 23 यूनिट 23,000 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक का हिस्सा कितना होगा 23,000। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए 270 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो 180 व्यक्ति कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है M1D1 बराबर M2D2, जब कार्य क्या है समान है, तो M1D1 बराबर M2D2, जब कार्य क्या दे रखा हो समान, यानी एक ही कार्य को दोनों व्यक्ति कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। पहली कंडीशन में कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे पहली कंडीशन में 270 व्यक्ति थे और 10 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं। दूसरी कंडीशन में 180 व्यक्ति हैं, टाइम पूछा है यानी D2 आपसे पूछा है। सॉल्व करेंगे तो 90 दूनी 180, 90 तिया 270। ठीक है, 2 से काटिए 5 बार, 5 तिया 15, कितने दिन लग जाएंगे दूसरी कंडीशन में, तो 15 दिन आपको लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा 18वां क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियाँ ए और बी हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद वे 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट क्रमशः पटना और हावड़ा पहुंचने के लिए लेती हैं। इतने हावड़ा से चलने वाली गाड़ी 45 की स्पीड से चलती है, तो दूसरी गाड़ी की चाल बताइए। देखिए ये आपकी जो कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन का क्वेश्चन आपको पहले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था मैंने। इसमें क्या होता है, 2 स्थानों से गाड़ियाँ चलती हैं, एक इधर से चलती है, एक इधर से चलेगी, दोनों गाड़ियाँ बीच में कहीं स्थान पर मिलेंगी। मिलने के बाद में जो पहली गाड़ी है ये वाली, ये यहाँ तक पहुँचने में का टाइम दे रखा होगा T1, और मिलने के बाद में दूसरी गाड़ी इसको यहाँ तक पहुँचने का टाइम दे रखा होगा T2। ठीक है, इसकी चाल दे रखी होगी B1, इसकी चाल दे रखी है B2। तो इसमें आपस में क्या संबंध बनता है, आपस में संबंध बनता है V1/V2 बराबर होता है √ T2/T1। ये फॉर्मूला होता है इस तरह के सवालों का। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। देखिए V1 कितने दे रखी, पहली चाल दे रखी है आपकी 45, दूसरी चाल हमें निकालनी है, B2 निकालना है। दूसरा समय कितना दे रखा है, T2 समय दे रखा है आपको 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट को यदि मिनट में चेंज करेंगे, 3 घंटे 20 मिनट को यदि मिनट में चेंज करेंगे तो 60 थी 180 और 20 एक 200 मिनट हो जाएगा। और 4 घंटे 48 मिनट को मिनट में चेंज करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 288 मिनट। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 2 से काटिए आपका 100 बार कटेगा, 2 से आपका 144 बार कटेगा, तो 100 का वर्गमूल 10 बार आ जाएगा और 144 का वर्गमूल 12 बार आ जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा आपका 45/में V2 बराबर 10/12। 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 6 बार, 9 6 54। तो V2 कितना जाएगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दे रखा, इसका मान हमें निकालना है। देखिए तो इसका मान निकाल लीजिए आप। कैसे निकालोगे, देखो आपको ये पता है कि जो गुणा में होता है वो एक ही अनरूट के अंदर रख सकते हैं, यानी ये पूरी संख्याएं जो 3 है इसको हम एक ही अनरूट के अंदर लिख सकते हैं, और नीचे वाली संख्या को हम एक ही अनरूट के अंदर लिख सकते हैं। अब भाग में है तो भाग में पूरे को भी लिख सकते हैं, जैसे कि पूरा जो
बनेगा वो किस तरह से बनेगा, 72 बट्टे में 32 गुणा 363 बट्टे में 147 गुणा 175 बट्टे में 252, यानी गुणा और भाग में हम वर्गमूल को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए काट पीट करें इसको, तो ये कटेगा आपका 8 से कटेगा 4 बार, 8 से कटेगा 8 ने 72। ठीक है, और 9 से काटे इसको, 9 दूनी 18 और 9 8 72। ठीक है, और ये आपका 7 से कटेगा, 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और 7 से कट जाएगा आपका ये 25 बार। ठीक है, और बताइए और क्या कटेगा आपका, 3 से कटेगा आपका 7 बार, 3 से कट जाएगा आपका ये 121 बार। तो ऊपर बचेगा आपका 121 गुणा 25 बटे में नीचे बचेगा आपका 4 गुणा 7 गुणा 28। ठीक है, 121 का वर्गमूल 11 बार आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 बार आ जाएगा, नीचे 7 चौक 28, 28 गुणा 28 में से एक 28 बार आ जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर ऊपर बचेगा 55, नीचे बचेगा 28। पूरे को सॉल्व करेंगे तो 55 बट्टे 28 आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 10 का संबंध 1000 से है तो 2 का संबंध किससे होगा, तो 10 का क्यूब है ये, 2 का क्यूब कर देंगे कितना जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। EIIM UO का संबंध किससे होगा, ई से आई पे जाने के लिए आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, आई से एम पे जाने के लिए भी 4 ऐड करना पड़ेगा। यू से आगे जाएंगे तो 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 का नंबर वाई से शुरुआत होगी, जो कि आपको डी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, 22 का संबंध आपको बताना क्या है, विषम वाला बताना है। ठीक है, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग और आयत है। इसमें विषम कौन सा हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, क्योंकि ये आपका बाकी तीनों आपका सीधी रेखाओं से बने हुए हैं, ये आपका वृत्ताकार यानी वक्र रेखा से बना हुआ है। 5 का संबंध 30 से है, 12 का संबंध, इन सब में आपको क्या बताना है, विषम वाला बताना है। तो देखिए 5 का 6 गुना है, 12 का 7 गुना है, 11 का 6 गुना है, 8 का 6 गुना, तो विषम कौन सा हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, CDHFGKIJN, सी से एफ पे जाएंगे 3 ऐड हुआ है, फिर 3 ऐड हुआ है, फिर 3 ऐड करेंगे तो आपका I + 3 कितना होता है एल, शुरुआत किससे होगी आपकी एल से होगी। डी से जी + 3 ऐड हुआ है, फिर 3 ऐड करेंगे तो J + 3 M, एल एम से शुरुआत होगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। ये आपकी सीरीज है क्वेश्चन नंबर 25। इसको देखिए कितने लेटर हैं इसमें, सबसे पहले लेटर गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हैं, तो 4 के जोड़े बना लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 के जोड़े बन जाएंगे। अब देखिए आगे क्या संबंध इसमें बन सकता है। देखिए शुरुआत किससे हो रही है, एक्स से, तो यहाँ पे एक्स मान लीजिए। ठीक है, यहाँ शुरुआत हो रही है ए से, यहाँ पे भी शुरुआत हो रही है ए से। ए के बाद में क्या है, यहाँ पे जेड आया, तो यहाँ जेड कर लीजिए, और फिर बाई है, और बाई के बाद में यहाँ पे क्या आया, ए आया, तो बाई के बाद में आपका यहाँ पे एक्स वाई जेड ए, एक्स वाई जेड ए जेड वाई ए जेड वाई एक्स, यहाँ क्या आएगा आपका एक्स आएगा। ठीक है, यानी पहले इस तरह से लिखा गया, फिर इसका उल्टा कर दिया है, फिर इस तरह से फिर इसका उल्टा कर दिया है। क्या बनेगा आपका एक्स जेड एक्स, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 26 देखिएगा। एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है, पहले वो 30 मीटर उत्तर पश्चिम में चलती है। दिशा बना लेते हैं हम, तो ये आपका पूरा होता है पश्चिम, ये उत्तर और ये आपका दक्षिण होता है। ठीक है, तो दिशाएं बनाएंगे तो देखिए क्या चलेगी, उत्तर पश्चिम दिशा में चलते हैं, यहाँ चलते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में, कितना चलती है 30 मीटर, फिर कह रहा है कि फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, इसके बाद 30 मीटर दक्षिण पूर्व में चलते हैं, दक्षिण पूर्व चलेगी, इस तरह चलेगी 30 मीटर। अंत में अपने घर की ओर चलने के लिए किस दिशा में होती है, घर की तरह इसका इस दिशा में होगा, तो ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा होगी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है सभी लाल कलम है, कथन और निष्कर्ष वाला है, सभी लाल क्या है, कलम है।
ठीक है। फिर कह रहा है कोई कलम सफ़ेद नहीं है, कोई कलम क्या है, सफ़ेद नहीं है, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। कथन निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई सफ़ेद कलम नहीं है, कोई सफ़ेद कलम नहीं है, बिल्कुल बात सही है। कोई लाल सफ़ेद नहीं है, कोई लाल सफ़ेद नहीं है, गलत है। कौन सा निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक निकल रहा है आपका, है ना। अच्छा एक और भी रहेगा ना, सभी कलम लाल है, सभी कलम लाल है, सभी कलम लाल है तो नहीं, आपका एक तीसरा। अच्छा आपका यहाँ पे देखिए सभी कलम लाल हैं, सभी कलम लाल हैं, सभी कलम लाल है नहीं, तो आपको एक तो मिलना नहीं है, दोबारा चेक कर लीजिए। कोई सफ़ेद कलम नहीं है, कोई सफ़ेद कलम नहीं है, बात सही है। कोई लाल सफ़ेद नहीं, कोई लाल सफ़ेद नहीं, अच्छा ये सही होगा आपका। एक और दो आपके सही हैं जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं, ठीक है। कथन और निष्कर्ष 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। कथन कह रहा है उसी पाठ्यक्रम के दूसरे विषयों के मुकाबले राजनीति विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होने की प्रतिशत बहुत कम है, परसेंटेज क्या है, बहुत कम है। फिर कह रहा है जिन छात्रों ने इस विषय में प्रवेश लिया था उन्होंने इससे पहले राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन नहीं किया है। निष्कर्ष क्या निकल सकता है इससे, परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने के लिए विषय का बुनियादी ज्ञान छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम बात सही है। राजनीतिक विज्ञान एक सामान्य विषय है, अगर सामान्य विषय होता तो परसेंटेज बहुत कम होता, ठीक तो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एक निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी निष्कर्ष आपका निकल रहा है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन मार्क स्थान बताना क्या आएगा, 7, 9, 12, 17, 24 और 35। 7 से 9 पे जाएंगे, 2 का गैप है, फिर यहाँ 3 का है, फिर यहाँ 5 का है, फिर यहाँ पे कितने का है, तो ये है आपका 7 का। यहाँ देखिए कितने गैप है, 11 का। 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 13। 35 + 13 कितना हुआ, 48। ये सब क्या आपकी लगातार अभाज्य संख्या दे रखी है। नेक्स्ट देखिए ELGK KOMQ, इसे जी पे जाएंगे तो 2 ऐड हुआ है, के से एम पे जाएंगे तो 2 ऐड हुआ है, इसका मतलब 2 ऐड करना है आपको, जी से 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आई, कितना आएगा, आई, जो कि सिर्फ एक ऑप्शन में है, नहीं एक में और दे रखा है। अभी रुकिए इसको, आगे देखिए आई से के पे जाएंगे, 2 ऐड हुआ है, के पे 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, एम आएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका सही था। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। CH का संबंध FP से है तो GK का संबंध किससे होगा। C से F पे जाएंगे 3 ऐड हुआ है, S से P पे जाएंगे तो इसका कितना ऐड किया है, तो 8 ऐड किया है, कितना 8 को ऐड किया है। G से आगे जाएंगे 3 ऐड करिए, J हो जाएगा, K में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, K 8 19, 19 का मतलब S, JS किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए 35, 52, 75, 110 और 151, आगे बताना क्या आएगा। देखिए 35 से 52 पे जाएंगे, कितना ऐड हुआ है, तो आप कहेंगे 17 ऐड हुआ है, फिर आगे 23 ऐड हुआ है, फिर आप देखेंगे आगे तो ये आपका 35 ऐड हुआ है ना, हाँ 35 ऐड हुआ है, फिर आगे कितना ऐड हुआ है, तो आपका करेंगे, आप देखेंगे तो ये आपका 41 ऐड हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या बन सकता है, देखिए 17 और 23 में कितने गैप है, तो 6 का गैप है। 23 और 35 में कितने गैप है, तो यहाँ 12 का गैप है। 35 और 41 में 6 का गैप है, तो आगे कितने गैप होगा, 12, 6, 12, 6, 12, 12 जोड़ दीजिए, 41 में 12 जोड़ेंगे तो 53 आएगा, 53 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 203, नहीं 204, 53 जोड़ेंगे इसमें कितना आएगा, 204 आएगा ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34। राज एक वर्गाकार क्षेत्र के मध्य में खड़ा है, वह उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, इसके बाद वह दाएं 135 डिग्री घूमता है और क्षेत्र के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है, मध्य रास्ते में वह फिर दाएं मुड़ता है और चलना शुरू कर देता है। आधे रास्ते में वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है और नए छोर पर पहुंच जाता है। इस समय राज किस दिशा में है, इसकी दिशा हमें निकालनी है। देखिए वर्गाकार क्षेत्र बना लेते हैं पहले, ठीक है। आप पता दिशा तो हम इस तरह से बनाते हैं, ये आपका पूरब होता है, ये पश्चिम और ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। बिल्कुल मिड पॉइंट पर खड़ा है, फिर कह रहा है वो उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होगी, ये। उसके बाद वह दाएं मुड़कर कितना घूमता है,
दाएं घूमेगा कितना, तो वो घूमेगा 135 डिग्री। 135 डिग्री दाएं घूमेगा, तो देखिए यहाँ से दाएं घुमाइए 135 डिग्री, तो यहाँ से घूमेगा तो 90 ये हो गया और 45 आपका ये हो गया, 90 45 135 इस दिशा में घूम जाएगा दाईं तरफ। ठीक है, उसके बाद फिर दाएं घूम मुड़ कर चलना शुरू करता है और मध्य रास्ते में वो फिर दाएं मुड़ कर चलना शुरू करता है। आधे रास्ते में अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूम जाता है, बाईं ओर 45 डिग्री घूम जाता है, बाईं ओर घूमेगा तो इस तरफ घूम जाएगा, यानी कि इस दिशा में आ जाएगा वो। ठीक है, इस समय वो किस दिशा में, इस समय राज किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण वाली होगी। दिशा कौन सी होगी, दक्षिण वाली होगी। इसमें थोड़ा मिस्टेक हुई है, दोबारा बनाते हैं इसको थोड़ा दोबारा बनाते हैं। देखिए एक वर्ग बनाते हैं, पहले इसका सेंटर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जैसा बोला वैसा करते हैं। राज एक प्रकार का क्षेत्र के मध्य में खड़ा है, वह उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाता है। इसके बाद वह दाएं कितना घूमता है, 135 डिग्री। यहाँ से 135 डिग्री दाएं घुमाएंगे तो इस दिशा में जा रहा था, ये उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा था, तो 135 डिग्री घुमाएंगे तो 45 ये हो गया, 90 ये हो गया, यानी अब किस दिशा में चलेगा, वो इस दिशा में चलेगा। ठीक है, इस लाइन पे चलेगा और अंतिम छोर पर वो पहुंच जाता है, अंतिम छोर पर पहुंच जाता है, यानी कि वो यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके बाद वह दाएं घूमता है, दाएं घूमेगा इधर चलेगा, मध्य रास्ते में वो फिर दाएं मुड़ता है, इस दिशा में चल रहा है, मध्य रास्ता कहाँ होगा इसका, यहाँ पे होगा। फिर इसके बाद कहाँ चलता है, फिर वो दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है, दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है। फिर कहता है आधे रास्ते में, आधा रास्ता कौन सा होगा, सेंटर पॉइंट पर पहुँच जाएगा। वह आधे रास्ते में वो अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है, बाईं ओर 45 डिग्री घूमेगा, किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इस दिशा में घूमेगा। कौन सी दिशा में घूमेगा, इस दिशा में। फिर नए छोर पर पहुंच जाता है, यानी इस दिशा में, यहाँ पे नए छोर पर यहाँ पे पहुंच जाता है। इस समय वो राज किस दिशा में, तो ये दिशा आपसे पूछी थी, ये दिशा कौन सी होगी, तो ये दिशा निकालने के लिए आपको पूछा है कि दिशा कौन सी होगी, तो ये दिशा कौन सी थी, ये दिशा होगी आपकी उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा होगी। यहाँ से निकाल भी सकते हैं इस तरीके से, ये उत्तर हो गया, पश्चिम ये पूरब और ये आपका दक्षिण। तो दिशा कौन सी होगी, उत्तर और पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, रानी तथा सरता ने एक स्थान एक्स से चलना शुरू किया। मान लीजिए यहाँ से चलाते हैं रानी और सरता को, ये स्थान कौन सा, एक्स है। रानी पश्चिम दिशा में और सरता उत्तर दिशा में, रानी चलती है पश्चिम दिशा में, ये रानी है, सरता चलती है उत्तर दिशा में। ठीक है, ये सरता है। फिर कह रहा है कि कुछ समय बाद दोनों अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ये अपनी बाईं ओर मुड़ेगी इधर, ये अपनी बाईं ओर मुड़ेगी इधर। ठीक है, और कुछ कदम चल, इसके बाद यदि वे दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ये अपनी बाईं ओर मुड़ेगी इधर चलेगी और अपनी बाईं ओर मुड़ेगी तो इधर चलेगी, तो उनके चेहरे किस दिशा में, अब इनका चेहरा किस दिशा में, इसका दक्षिण की ओर है, इसका पूरब की ओर है, दक्षिण और पूरब, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 36 देखिएगा, आपको बताना है कि इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता, नहीं वाला आपको बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप इसको देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा नहीं बन सकता है, तो आपको इसमें एस दिख रहा है कहीं, इसमें आपको कहीं भी एस नहीं दिख रहा होगा, तो ये आपका टेप्स वाला आपका नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 37 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, देखिए, क्या मांसाहारी भोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, कथन दे रखा है और आपका इसके पीछे तर्क दे रखे हैं। क्या मांसाहारी भोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तो पहला तर्क है हाँ, यह बहुत महंगा होता है, इसलिए हमारे देश के अधिकतर लोगों की पहुंच से बाहर होता है। महंगा होने की वजह से प्रतिबंध लगा देना ये तो गलत बात है। नहीं, हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देश में किसी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं होगा, तो ये बात एकदम सही है, प्रजातांत्रिक देश में प्रतिबंध लगाना सही नहीं है। तो दूसरा आपका तर्क बैठ रहा है, दूसरा आपका कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।